नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलें आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2022 का PYQ हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर क्या थे और उनकी साथ में व्याख्या भी देखेंगे। तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है जो मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसमें हमें PYQs को देखना चाहिए। जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देखना चाहिए कि वहां पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उस साल में। 2022 में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। मान लीजिए इस PYQ से हमें ये पता चलेगा कि 2022 में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन विषय महत्वपूर्ण है, किन विषयों को मुझे कैसे तैयार करना है, कौन सा विषय इसमें से ज़्यादा कठिन है, कौन सा सरल है, और ये सारी सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाएंगी और अच्छे से हम अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे। तो चलें आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलें करते हैं शुरू। देखते हैं जो आपको 2022 में पहला प्रश्न पूछा गया था आपकी हिंदी की परीक्षा में कौन सा प्रश्न था। देखें, प्रश्न था पद्मावत किस कवि की रचना है। पद्मावत किस कवि की रचना है। विकल्प आपको दिए गए थे कुतुबन, जायसी, शेख मुहर या फिर दादू दयाल। तो इसका उत्तर था जायसी। जो पद्मावत है वो जायसी की रचना है, जायसी द्वारा इस रचना को लिखा गया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना कब की थी, 1540 ईस्वी में इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। और पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। यह एक महाकाव्य है जिसमें रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन की कथा लिखी गई है। तो देखें अब आपको देखें, जैसे हमने इसकी व्याख्या की तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जायसी के बारे में भी और पद्मावत की भी साथ में सूचना मिल गई और यहां से भी अगली बार प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए। इसलिए ऐसे आपको तैयारी करनी है, जो प्रश्न का उत्तर है उसके साथ उसकी व्याख्या भी देखें, इससे कि हमारे और भी कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। देखें, अगर हम यहां पर देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी का मान लीजिए पूरा नाम पूछ लिया गया, सरल है, लगभग सभी विद्यार्थी बता देते हैं, पर कई कहीं कहीं विद्यार्थी गलती कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पद्मावत की रचना कब की गई थी, यहां से यह प्रश्न बनता है। तो 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, किस भाषा में पद्मावत को लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें पद्मावत में क्या लिखा गया है, तो इसमें रानी पद्मावती और राजा रतनसेन की कथा है। तो कई प्रश्न यहां पर बन गए। ठीक है, इस तरह से हमें तैयारी करनी है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रगतिवाद कहानी आरंभ हुई। प्रसिद्ध कहानी पर्दा के लेखक का नाम क्या है। अब देखें, प्रश्न साधारण सा प्रश्न है, परंतु ऐसे पूछा गया है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाए कि कितना कठिन प्रश्न पूछ लिया गया है। सीधी सी बात है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, और बाकी देखो साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रगतिवाद कहानी आरंभ हुई, वैसे ही जोड़ दिया गया है प्रश्न को घुमाने के लिए, ताकि दूसरा जो विद्यार्थी है यहां पर भ्रमित हो जाए कि पता नहीं क्या चीज पूछ ली गई है। ठीक है, इसलिए कभी भी प्रश्न को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और ज्यादा डरने की बात नहीं है, अच्छे से शांत मन से पढ़ें। तो इसके विकल्प क्या है, यशपाल, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा और अमृत राय। तो इसमें से विकल्प है यशपाल। ठीक है, यशपाल पर्दा की जो कहानी है यशपाल द्वारा लिखी गई है। यशपाल की कहानी पर्दा में महिलाओं की स्वतंत्रता और पुरुषों के दोहरे चरित्र पर प्रहार किया गया है। यह प्रगतिवादी धारा का उत्कृष्ट व्याख्या है। ठीक है, पर्दा में देखें महिलाओं की स्वतंत्रता और पुरुषों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट किया गया है। तो अच्छी कहानी है, पर्दा को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और पर्दा के जो पर्दा कहानी है इसको अच्छे से एक बार कब लिखी गई, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई तो मैंने स्पष्ट कर दिया, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलें आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए ज्ञानी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, गुणी व्यक्ति या धोखेबाज व्यक्ति। देखें, तो गुदड़ी का लाल का अर्थ होता है गुणी व्यक्ति, गुदड़ी का लाल बोला जाता है गुणी व्यक्ति को। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है हिंदी व्यंजनों के
कितने वर्ग होते हैं? हिंदी व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो हिंदी व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? 5 वर्गों में हिंदी व्यंजनों को विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं। तो 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था, उग्र का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? उग्र का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? क्रोध है, अनुग्रह है, शीत है, सौम्य है। तो इसका सही विकल्प है सौम्य। ठीक है, उग्र होता है जैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति, उग्र हो जाता है, बात बात पे उग्र हो जाना। ठीक है, तो सौम्य होता है शांत। तो इसका हमारे पास जो आ जाएगा सौम्य विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद है वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम बताएं। विकल्प आपके पास थे सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। देखिए कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं? बाण भट्ट है, ठीक है, भटनी है, उसके बाद निपुणिका है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने किया था। इसका नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को किया गया है। ठीक है जी, तो इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि पहले आपको बता रहा हूं जो हम व्याख्या क्यों साथ साथ व्याख्या क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कल को व्याख्या से भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए, कहीं से भी कोई प्रश्न छूट ना जाए, इसलिए साथ साथ व्याख्या को भी हम देख रहे हैं। आगे है प्रयोगवाद का कवि कौन सा है? विकल्प ए निराला, प्रसाद, नागार्जुन या कीर्ति सिंह। तो विकल्प ए इसका सही विकल्प होगा निराला। ठीक है, प्रयोगवादी कविता में निराला ने परंपरागत छंदों और रूढ़ियों को तोड़ते हुए नवीन शैलियों का प्रयोग किया। उनकी कविताएं जैसे राम की शक्ति पूजा इस आंदोलन की उत्कृष्ट व्याख्या है। राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई है? निराला के द्वारा। तो यहां से ये भी प्रश्न एक बन रहा है। उसके बाद साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो विकल्प ए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जितनी साहित्यिक रचनाएं भक्ति काल में हुई, ठीक है, इसलिए इसको साहित्य में बहुत बड़ा योगदान भक्ति काल का रहा है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा साहित्य भक्ति काल में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न था उर्वशी महाकाव्य के कवि कौन है? विकल्प ए दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर या शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका विकल्प है विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कालजयी महाकाव्य है, जिसमें प्रेम और वियोग के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उर्वशी महाकाव्य, ये इसमें से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। अब देख लें कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन रचनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको लिखते जाएं। यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है कि हो क्या सकता है कि वहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों में दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म या अनुनासिक। तो महाप्राण कहते हैं। ठीक है, महाप्राण कहते हैं। हिंदी में 5 वर्गों में से दूसरे ख, छ, ठ, थ, फ और चौथे घ, झ, ढ, ध, भ वर्णों को महाप्राण कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक श्वास का प्रयोग होता है, अधिक श्वास वायु का प्रयोग होता है। महाप्राण, अल्पप्राण। अल्पप्राण में कम वायु निकलती है मुख से, ठीक है, वायु प्रवाह कम होता है, और महाप्राण में वायु प्रवाह अधिक होता है, तो उसको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु प्रवाह अधिक हो उसको महाप्राण कहा जाता है। उसके बाद दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया है? विकल्प ए संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में दोहा छंद का इत्याधिक प्रयोग देखने को मिला है। उसके बाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन 20 साल तक किया? हिंदी प्रदीप, सरस्वती, काल,
प्रवहिनी या फिर वचन सुधा। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1909 से लेकर 1920 तक किया था। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी का नहीं है? विकल्प ए गीतावली, रामचंद्रिका, पार्वती मंगल या कृष्ण गीतावली। तो विकल्प इसका डी विकल्प है, कृष्ण गीतावली। ठीक है। कृष्ण गीतावली किसके द्वारा लिखी गई है? रसखान के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में गीतावली, रामचंद्रिका और पार्वती मंगल को भी शामिल किया गया है। उसके बाद है हरिऔध जी ने प्रियवास में किसके प्रवास का वर्णन किया है? विकल्प ए कृष्ण जी के, गांधी जी के, महात्मा बुद्ध के या फिर राम के। तो इसमें इसका सही विकल्प है कृष्ण जी के। ठीक है। कृष्ण जी के प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने कृष्ण के प्रवास का वर्णन किया है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा प्रवास का वर्णन है। यह हिंदी का पहला महाकाव्य है जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। ठीक है। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया है वो भी साथ आपको बता दिया गया है। आगे चलेंगे। हिंदी उपन्यास जगत में किनका पदार्पण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ? मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा या प्रेमचंद। तो विकल्प है प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का जनक कहा जाता है। उनकी रचना गोदान ने हिंदी साहित्य को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? भामा, भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ या पंडित राज जगन्नाथ। तो विकल्प इसका सही है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। यह काव्य लक्षण से किससे जुड़ा है? काव्य लक्षण से जुड़ा हुआ कथन है। इसका अर्थ है रमणीय, अर्थ है प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। ठीक है। कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन जो करता है उसको काव्य कहा जाता है। आगे हमारे पास है पारिभाषिक शब्द एविडेंस का ठीक हिंदी रूप क्या होगा? करार या फिर साक्ष्य, विकल्प स्वीकृति। तो साक्ष्य कहा जाता है, एविडेंस को साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है। और साक्ष्य की आवश्यकता कहां पर पड़ती है? जब हमें किसी बात को सिद्ध करना होता है। ठीक है। जैसे कोर्ट में, कचहरी में देखा, कोर्ट कचहरी में हमें अपनी बात को, हमें अपने पक्ष को सही दिखाना तो हमें वहां पर एविडेंस अर्थात साक्ष्य रखना होता है, क्योंकि कानून साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय करता है। उसके बाद प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में कब छपी थी? विकल्प ए 1907 ईस्वी में इंदू में, 1916 ईस्वी में सरस्वती में, 1919 ईस्वी में जमाना में या 1920 ईस्वी में चांद में। ठीक है। तो इसका सही विकल्प है 1907 ईस्वी में इंदू में। ठीक है। प्रेमचंद की पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में नहीं बल्कि 1907 में इंदू में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शीर्षक से छपी थी। उसके बाद श्री घनश्याम दास विड़ला ने किस की जीवनी लिखी है? विकल्प ए बाल गंगाधर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो इसका सही विकल्प बी विकल्प सही था, महात्मा गांधी ने। उसके बाद हमारे पास आता है नाथों और सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव किन कवियों पर पड़ा? विकल्प ए सूफी कवि, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्ति करने वाले कवि या संत कवि। तो इसका सही विकल्प क्या है? संत कवि। कबीर, गोरखनाथ और दादू दयाल जैसे संत कवियों की रचनाओं ने नाथ और सिद्धों की परंपरा को स्पष्ट किया। ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद जी ने कर्म भूमि उपन्यास में किस विषय को आधार बनाया है? तो विकल्प आपके पास 1922 में लगान बंदी आंदोलन संबंधी कृषि विषय को या फिर दहेज समस्या को, बाल विवाह, विधवा विवाह समस्या का विषय या स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी राजनीतिक विषय। तो किस विषय को आधार बनाया था? स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी राजनीतिक विषय को। ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि में राजनीतिक विषयों को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में भारत
के आजादी तथा आंदोलन की कहानी के अंशों को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना, भाग जाना, लज्जा जाना, या फिर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो बड़ा सरल मुहावरा यहाँ पर आपसे पूछा गया था और आशा करता हूं कि सबको इसका उत्तर भी पता होगा कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखाई देता तो हम क्या कहते हैं, यार तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो, क्योंकि ईद का चांद ईद वाले दिन ही निकलता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कोई बहुत दिनों बाद दिखाई दे तो उसको ईद का चांद होना की संज्ञा दी जाती है। आगे हमारे पास है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 84 या 13। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और उनके साहित्य में तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव इत्याधिक रहता है। ठीक है। उसके बाद एक साहित्यिक डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक डायरी के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, मुक्तिबोध, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर यशपाल। तो इसका सही विकल्प है मुक्तिबोध। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न था, जो अपनी हत्या आप करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था हमें। हत्यारा कहा जाता है उसे, कातिल कहा जाता है, आत्महत्या कहा जाता है या फिर आत्महंता कहा जाता है। आत्महंता। तो विकल्प इसका सही था, आत्महत्या कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जिन रचनाकारों में कौन सा रचनाकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार है? विकल्प ए प्रसाद, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद या परिशंकर परसाई। तो इसका सही विकल्प है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने व्यंग को साहित्य में एक नई पहचान दी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं विकलांग, श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, अच्छे रचनाकार हैं। उसके बाद इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? सोजो वतन, मैलांचल, चिंतामणि या एक घूंट। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। चिंतामणि में क्या है? एक निबंध के रूप में इसको संग्रहित किया गया है, जिसमें हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक, सामाजिक और साहित्यिक पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है। उसके बाद है पाजेब, एक रात और जय संधि जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? विकल्प ए कमलेश्वर, जैनेन्द्र, यशपाल या भीष्म साहनी। तो इसका सही विकल्प है जैनेन्द्र। ठीक है। पाजेब, एक रात और जय संधि जैसी प्रसिद्ध कहानियां जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। जैनेन्द्र कुमार की कुछ और कहानियां जैसे कि फांसी 1929 में लिखी गई, वातायन 1930 में, नीलम, देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में इसको लिखा गया, दो चिड़िया 1935 में। जैनेन्द्र की कहानियां इसके 7 भाग हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द्विवेदी युगीन साहित्य पर किसका प्रभाव रहा है? विकल्प यथार्थवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या अद्वैतवाद। तो इसका सही विकल्प है आदर्शवाद। द्विवेदी युग में साहित्य में नैतिकता, समाज सुधार और आदर्शवादी दृष्टिकोण का अधिक महत्व रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न था, सूफी कवियों की काव्य शैली क्या है? विकल्प ए मनसवी या फिर भुक्तक या फिर सहज। अच्छा, मसनवी और मनसवी। ठीक है, अलग अलग दो चीजें हैं। तो इसमें मसनवी जो सही विकल्प है। सूफी कवियों की काव्य शैली मसनवी है। इस शैली में रचनाओं की शुरुआत में अल्लाह, पैगंबर, साहिब वक्त और उनके चारों मित्रों की वंदना की जाती है। उसको कहा जाता है मसनवी। ठीक है, याद रखेंगे मसनवी। कई बार मसनवी शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प ए भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद या चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही विकल्प है भीष्म साहनी। तमस भारत के विभाजन और उसमें उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल पर आधारित है। विकल्प अगला हमारे पास अगला प्रश्न जो था, जिसमें हमें विकल्प देखने थे, किस पर आधारित प्रश्न था? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? बहुत सरल प्रश्न था।
49, 61, 52 या फिर 58। तो इसमें सही विकल्प था 52, 52। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों और अयोगवाह मिलाकर 52 वर्ण बनते हैं। ठीक है। उसके बाद श्रीधर पाठक किस युग के कवि हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग या द्विवेदी युग? तो इसका सही विकल्प है द्विवेदी युग। श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली हिंदी में आदर्शवादी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न था चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प ए प्रेमचंद्र, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गमहरी या किशोरी लाल गोस्वामी? तो विकल्प बी इसमें से सही विकल्प था, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में से एक है जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। सबसे पहले इसका प्रकाशन हुआ था सन 1988 ईस्वी में। यह लेखक का पहला उपन्यास, इस लेखक का पहला उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री का यह पहला उपन्यास है। ठीक है, चंद्रकांता। उसके बाद है निम्नलिखित में मुक्तक काव्य कौन सा है? विकल्प ए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कामायनी या फिर पद्मावत? विकल्प ए विनय पत्रिका। ठीक है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत लिखा गया है। मुक्तक काव्य होता है एक प्रबंध काव्य होता है। ठीक है। तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति कविता है। यह मुक्तक शैली में लिखी गई है। विनय पत्रिका मध्यकालीन हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण कृति सिद्ध हुई है। उसके बाद न्याय मंत्री नामक कहानी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, यशपाल, सुदर्शन या प्रेमचंद? तो विकल्प सी यहां पर सही विकल्प है, सुदर्शन। ठीक है। सुदर्शन ने अपनी कहानी न्याय मंत्री में न्याय और नैतिकता के संघर्ष को चित्रित किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न था छायावाद की दुर्गा के नाम से किसे अभिहित किया जाता है? विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान को, मीराबाई को, महादेवी वर्मा को या लक्ष्मीबाई को? तो इसमें से सही विकल्प था महादेवी वर्मा को। ठीक है। महादेवी वर्मा को छायावाद के स्तंभों में से एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न था ब्रज और अवधि की समान रूप से काव्य रचना करने वाले कवि का नाम बताएं। विकल्प कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर जायसी? कौन थे? तो इसमें से सही विकल्प हमारा था तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधि में और कृष्णावली ब्रज भाषा में लिखी है। अवधि और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आम फिर बोहरा गए निबंध में लेखक का नाम क्या है? आम फिर बोहरा गए निबंध के लेखक का नाम हमें बताना था। रामचंद्र शुक्ल है, महाप्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आम के पेड़ों और उनके महत्व का साहित्यिक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है। उसके बाद है मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? मौन, चुप, वाचाल या फिर गूंगा होना? तो सही विकल्प क्या है? वाचाल। मूक होता है चुप, मूक जो कुछ ना बोले, और वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है। यह वह व्यक्ति मूक नहीं बल्कि वाचाल है, हर विषय पर बोलता है, ये इसका वाक्य है। ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? विकल्प औरंगजेब, अकबर, निजामुद्दीन औलिया या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने? तो विकल्प जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को उनकी साहित्यिक और संगीत संबंधी सेवाओं के लिए यह उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। कौन सी उपाधि थी? खुसरो को अमीर। ठीक है। खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। कि क्यों? उनकी साहित्यिक और संगीत की सेवाओं के लिए। उसके बाद इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा से संबंधित नहीं है? विकल्प आषाढ़ का एक दिन, अजात शत्रु, अंधा युग या आपका बंटी? तो आपका बंटी जो रचना है, ये जो रचना है नाटक विधा से संबंधित नहीं है। आपका बंटी मनु भंडारी का एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। बाकी की सारी रचनाएं नाटक की हैं। उसके बाद गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? विकल्प 1943 में, विकल्प बी 1963 में, 1950 में या फिर विकल्प सी 19
1975 में। तो इसमें से विकल्प बी विकल्प सही था, ठीक है। 1963 में गजानन माधव मुक्ति बोध की पहली कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा मरणोपरांत 1964 में प्रकाशित हुई थी। मुक्ति बोध की संपूर्ण रचनाएं 1980 में 6 खंडों में प्रकाशित की गई थी उनके मरणोपरांत, ठीक है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा में किसका जीवन संकलित है, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना लिखी गई थी 1964 में, ठीक है। जो 1964 मिलता है, परंतु यहाँ पर 1964 विकल्प नहीं था, तो इसलिए हमने जो सही विकल्प उसके आसपास 1963 को लगाया है, ठीक है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा में किसकी जीवनी संकलित है, विकल्प ए शरद चंद्र की, रविंद्रनाथ ठाकुर की, विमल मित्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो विकल्प शरद चंद्र की, ठीक है। इस कृति में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन और साहित्यिक योगदान का वर्णन किया गया है। एक चीज आपको बता दूं कि कई जो इसमें से विकल्प दिए गए थे कई प्रश्नों के, वो जो वैसे उत्तर है उससे नहीं मिलते हैं, इसलिए विकल्प हमने जो उसके आसपास विकल्प जो विकल्प में से ही उत्तर चुना है, और व्याख्या में मैंने वहां पर सही व्याख्या भी बता दिया कि किताबों में ये चीज है, ठीक है, परंतु प्रश्न के अनुसार ये उत्तर है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। इसलिए अगर व्याख्या थोड़ी सी उससे अलग हो तो ये चीज समझ जाइएगा। उसके बाद सरोज स्मृति के रचनाकार का नाम बताएं, निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है निराला, ठीक है। सरोज स्मृति में निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु का मार्मिक चित्रण किया। उनकी पुत्री थी सरोज, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने सरोज स्मृति जो कि लंबी कविता है उसको लिखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नैसर्गिक शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है, प्राकृत, कृत्रिम, वास्तविक या फिर बनावटी। तो इसका सही विकल्प है वास्तविक, ठीक है। नैसर्गिक शब्द के समानार्थी एक बार देख लें, प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, कुदरती होता है, वास्तविक होता है। नैसर्गिक होता है वास्तविक, जो रियल चीज हो, ठीक है। तो उसका हमें यहाँ पर समानार्थक बताना है, तो समानार्थक यहाँ पर वास्तविक बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न था, आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश, ब्रज, अवधि। तो सही विकल्प है डिंगल पिंगल, ठीक है। आदिकाल में हिंदी में कई रूप जैसे डिंगल पिंगल, खड़ी बोली, प्राकृत, पाली आदि बोले जाते हैं। उसके बाद दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन सा कवि अति विख्यात है, सूरदास, कबीरदास, गिरधर, कबीराय या फिर जायसी। तो इसमें से सही विकल्प है सूरदास। दृष्टिकूट लिखने के लिए महाकवि सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में तकनीकी शब्द ऑप्शन का हिंदी रूप क्या होता है, विकल्प, संकल्प, अपराध, प्रबंध। तो विकल्प ऑप्शन को बोला जाता है विकल्प। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से सही विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी सही विकल्प है, ठीक है। अशोक के फूल निबंध में रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह एक निबंध संग्रह, हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक थे और उपन्यासकार थे, इतिहासकार थे, आलोचक थे और विद्वान थे। बहुत सारे कार्य इन्होंने किए, अपनी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद है अज्ञेय की उनकी किस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बाबरा अहेरी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, कितने नावों में कितनी बार। तो सही विकल्प है कितने नावों में कितनी बार। इस पुस्तक में अज्ञेय ने मानवीय संवेदनाओं और जीवन संघर्षों को कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न था, व्याकरण से हमारी भाषा में से देवनागरी किस प्रकार की लिपि है, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या स्वरात्मक है। तो ये अक्षरात्मक देवनागरी जो हमारी लिपि है अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षर को व्यक्त करती है, जैसे क ख ग, ये क्या है, अक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध एकांकीकार कौन थे जिन्होंने पापी, लक्ष्मी का स्वागत
और जोक इत्यादि एकांकियां लिखी। उदय शंकर भट्ट थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसमें सही विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क। उनकी एकांकियां सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं का गहराई से वर्णन करती हैं। उसके बाद एकांकी में कितने तत्व होते हैं? विकल्प 4, 8, 10 या 7। तो इसमें से सही विकल्प था विकल्प डी 7। ठीक है, एकांकी के मुख्य तत्व हैं कथा वस्तु, संवाद, पात्र, उद्देश्य, एकता, गतिशीलता और तनाव। ठीक है, ये जो हमारे पास एकांकी के तत्व हैं। उसके बाद जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, उपमा, रूपक या अतिशोक्ति। तो इसमें से सही विकल्प था अतिशोक्ति अलंकार होता है जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हनुमान की पूंछ को लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना सरस्वती कब प्रकाशित हुई? 1901, 1902, 1903 या फिर 1906 में। तो सही विकल्प है 1906 में। कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत साल 1905 ईस्वी मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। उसके बाद इन कवियों में से किसने पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं? रसखान, रैदास, अमीर खुसरो या कबीर। तो विकल्प सी इसमें से सही विकल्प है अमीर खुसरो ने। पहेलियां और मुकरियां अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो का एक लोकप्रिय कवि थे और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी। अमीर खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। याद रखेंगे, तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है पहले भी। भारत की आवाज किसे कहा जाता है? तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं। व्याख्या को जरूर ध्यान से देखें, व्याख्या को जरूर ध्यान से पढ़ें, वहीं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको ये बाद है इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आधे अधूरे, गुरुकुल, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। तो चंद्रगुप्त इनकी रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, यशपाल, नागा अर्जुन या फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है मैला आंचल। ठीक है, यह उपन्यास ग्रामीण जीवन पर आधारित है। सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में मैला आंचल में आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति का मूल, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कथन के माध्यम से मातृभाषा का महत्व बताया है कि मातृभाषा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। क्योंकि लिखा गया है निज भाषा है सब उन्नति का मूल। कोई भी उन्नति होती है कहां से होती है? आरंभ कहां से होती है? निज भाषा के माध्यम से। ठीक है, काव्य पंक्तियां घूंघट के पट खोल रे तोको पिया किसकी लिखी हुई है? कबीरदास जी की, मीराबाई की, रैदास या महादेवी वर्मा। तो सही विकल्प है कबीरदास जी की। ठीक है, घूंघट के पट खोल रे तो पिया, ये पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा लिखित है। कबीरदास जी ये क्या है? एक भजन है, कबीरदास जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध भजन है। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यह पत्रिका साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का केंद्रित रही है। ठीक है, केंद्र रही है यह पत्रिका मतवाला। ठीक है, उसके बाद है वेदना और निशाना निराशा किस काव्य की प्रकृति है? ठीक है, यहां पर वेदना और निशाना लिखा गया है जबकि निशाना नहीं, यहां पर निराशा शब्द था। ठीक है, तो निराशा शब्द यहां पर मैंने ठीक करके लिख दिया है। आदिकाल, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रयोगवाद। तो सही विकल्प है छायावाद। छायावाद में वेदना और आत्मनिरीक्षण की गहनता को देखने को मिलता है। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा भी वेदना और निराशा से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। उसके बाद है मधुशाला किसकी रचना है? पंत, वचन, नवीन, भगवती चरण। तो सही विकल्प है बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में से एक है मधुशाला। सबने सुनी भी होगी, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बार गाई है क्योंकि अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं। ठीक है, उसके बाद
निम्नलिखित में से किन विधाओं के कुछ गुण समान होते हैं? यात्रा वृतांत, रेखा चित्र एवं संस्मरण के, या फिर कविता, यात्रा वृतांत एवं कहानी, या फिर उपन्यास, निबंध एवं नाटक, या फिर विकल्प डी आत्मकथा, कहानी एवं कविता। तो इसमें से सही विकल्प ए था। इन तीनों विधाओं के अनुभव और वर्ण मेल खाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने किस रस की प्रधानता दी है? वीर रस, श्रृंगार एवं करुण रस, वीर एवं रौद्र रस, या हास्य और वात्सल्य रस। तो सही विकल्प है श्रृंगार और करुण रस। उसके बाद सूरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, नरहरिदास, आचार्य वल्लभ और धर्मदास। तो विकल्प इसमें आचार्य वल्लभ। आचार्य वल्लभ ने सूरदास को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया था। ठीक है। उस नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। उसके बाद अज्ञेय हिंदी कविता के किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या हलावाद। तो सही विकल्प है प्रयोगवाद के। अज्ञेय ने हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग को दिशा प्रदान की है। उसके बाद संत रैदास किनके शिष्य थे? कबीरदास, रामानंद, सूरदास या वल्लभाचार्य। तो विकल्प ए रामानंदाचार्य। रैदास रामानंदाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और संत कबीर भी रामानंदाचार्य के शिष्य थे। दोनों गुरु भाई थे, रैदास और कबीरदास जी। उसके बाद किस काव्य में श्रद्धा, वासना, लज्जा आदि मनोविकारों को सर्ग रूप में दिया गया है? साकेत, आंसू, उर्वशी, कमायनी। तो सही विकल्प है कमायनी को। जयशंकर प्रसाद की कमायनी में मानव मनोविकारों को अद्वित चित्रण इसका प्रस्तुत किया गया है, मानव विकारों को, उसके मनोविकारों को। ठीक है। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? गोबर, धनिया, होरी या फिर झुनिया। तो सही विकल्प है होरी। गोदान में होरी क्या है? एक किसान है और वो किसान के जीवन की समस्याओं को यहाँ पर होरी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। उसके बाद हिंदी में सबसे कम कहानी लिखकर किस कहानीकार ने प्रसिद्धि प्राप्त की है, पाई है? प्रेमचंद ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन राकेश या फिर अज्ञेय। तो सही विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था उनकी एकमात्र प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद अगला प्रश्न था सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि बहुत प्रसिद्ध नाटकों के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे आधुनिक हिंदी के साहित्य के पिता भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य के पितामह भी इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। अंग्रेजी में तकनीकी शब्द अकाउंट का हिंदी रूप क्या है? स्वीकृति, खाता, प्रतिवादी या परिपत्र। तो सही विकल्प है खाता। उसके बाद अंग्रेजी के तकनीकी शब्द टारगेट का हिंदी रूप कौन सा है? भरोसा, सारांश, राजस्व या लक्ष्य। तो सही विकल्प है लक्ष्य। उसके बाद मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? आजकल, शोध, सारिका या दिनमान। सही विकल्प इसमें था सारिका। सारिका साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से नई धारा को बढ़ावा इसने दिया है। रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। भामा, दंडी, भरत मुनि या विश्वनाथ। तो सही विकल्प है भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रस सिद्धांत पर आधारित है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताएं। विजित, अजित, पराजित या फिर जीत। तो सही विकल्प है विजित। ठीक है। शुद्ध शब्द बताएं। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? वर्तनी के आधार पर वर्तनी शुद्धि किसकी सही है? तो अत्याधिक लिखा जाता है, अत्याधिक। ठीक है। उसके बाद विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वृंदावन लाल वर्मा विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है। उसके बाद है किस कवि ने केवल दोहों की रचना की है? विकल्प है बिहारी, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास। तो सही विकल्प है बिहारी। बिहारी सही उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। उसके बाद अगला प्रश्न है
ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल मुझे भुलावा देकर से ली गई है। यह कविता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में से ली गई है। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजी के तकनीकी शब्द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी रूप क्या होता है? भत्ता, आंदोलन, अनुबंध या स्थगन। तो अनुबंध बोला जाता है। उसके बाद मीरा की भक्ति किस भाव की थी? दास्य, साख्य, माधुर्य या नवधा भक्ति थी? तो वो माधुर्य भाव की थी। मीरा ने अपने काव्य में भगवान को प्रेमी के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात प्रेमी के रूप में दर्शाया है, दिखाया है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, पिंगल, रासो भाषा या सांध्य? तो सांध्य कहा जाता है। ठीक है, सिद्धों की भाषा को सांध्य कहा जाता है। फिर विकल है प्राण मेरे तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है? उपरोक्त पंक्ति के रचयिता का नाम बताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? तो महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, बहुत ही अच्छी पंक्तियां। फिर विकल है प्राण मेरे तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है? बहुत बढ़िया। ऐसी बात जिसकी आशा ना हो, वाक्य अंश के लिए सही एक शब्द कौन सा है? अनिच्छा, अद्भुत, निराशा या आशातीत? तो सही विकल्प है आशातीत। उसके बाद संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीरदास या फिर नामदेव? तो सही विकल्प है नामदेव। संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक संत नामदेव को माना जाता है। संतों की परंपरा की शुरुआत जयदेव से भी मानी जाती है। उसके बाद इनमें से कौन सी कहानी का लेखक ठीक नहीं है? कफन प्रेमचंद, ममता जयशंकर प्रसाद, इंदुमती किशोरी लाल या फिर राखी बंद भाई अज्ञे? तो राखी बंद भाई अज्ञे की नहीं है। राखी बंद भाई जो कहानी है वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखित है। उन्होंने 1909 में इस कहानी को लिखा था। उसके बाद लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरो कवित बनावत किस कवि की रचना है? केशवदास, आलम, घनानंद या बोधा? तो सही विकल्प है घनानंद। ठीक है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति रीति काल के कवि घनानंद की है। तो यहां पर क्या पता लगा कि घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। रीति काल में रीति मुक्त कवि धारा थे, वो रीति मुक्त कवि धारा के कवि रहे हैं। समन्वय की साधना किस काल की विशेषता है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या द्विवेदी युग? तो सही विकल्प है छायावाद। समन्वय की साधना छायावाद की विशेषता इसमें रही है। छायावाद एक रोमांटिक काव्य धारा है। छायावादी कविताओं में प्रकृति का वर्णन, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग और स्वानुभूति एवं विवृति प्रमुख विशेषताएं रही हैं। ठीक है, उसके बाद माटी की मूर्तें नामक रचना के रचनाकार कौन है? विकल्प ए महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर बाबू गुलाब राय? तो विकल्प इसका है राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें कब? 1946 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये एक रेखा चित्र है जिसमें 12 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, 12 रेखा चित्रों का संकलन है, इसमें 12 रेखा चित्र पढ़ने को मिलते हैं। रसखान कौन और कहां के थे? दिल्ली के पठान कवि थे, मथुरा के कवि थे, वृंदावन के अष्टछाप कवियों में एक थे या राजस्थान के भाट थे? तो ये दिल्ली के पठान कवि थे रसखान दिल्ली के पठान कवि थे और उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो सैयद इब्राहिम, कभी कभी सैयद इब्राहिम के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है और वहां पर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि रसखान, पता नहीं चलता कि रसखान का ही प्रश्न पूछा गया है। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मुस्लिम कवि थे। ठीक है, कितने वर्णों के समूह से गण बनता है? 2, 3, 4 या 5? तो 3 से। ठीक है, 3 वर्णों के समूह से गण बनता है
और गणों की संख्या मानी जाती है 8, और गणों को याद करने के लिए एक सूत्र है यमाता राज भान सलगह। इससे हम जो गणों की संख्या, गणों के 8 नामों को याद कर सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका है? सखी साजन, अंग्रेजी, बाल बोधनी या जमाना? तो बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। ठीक है। उसके बाद प्रभु जी मेरे औगनचित ना धरो नामक निबंध के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर जैनेन्द्र? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, कवि निराला की कौन सी कविता की पंक्ति है? वह तोड़ती पत्थर जूही की कली भिक्षुक या फिर तुलसीदास? तो सही विकल्प है भिक्षुक। यह कविता निराला की आत्मा के द्वंद्व और सामाजिक असमानता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है कहा था कहानी के रचनाकार का नाम बताएं? तो बंग महिला, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयशंकर प्रसाद? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही विकल्प है। उसके बाद घनानंद किस प्रकार के कवि थे? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या भक्त कवि थे? तो ये रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त कवियों में रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे ये। ठीक है। उसके बाद घनानंद किस प्रकार के कवि थे? दोबारा लगता है प्रश्न ये रिपीट हो गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी द्वारा नहीं रची गई है? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्ण गीतावली या राम लला नेहधू? तो इसमें से रामचंद्रिका जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है, रामचंद्रिका कवि केशव दास की रचना है। यह हिंदी साहित्य में के रीति काल के आरंभ के सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। केशव दास ने इस महाकाव्य की रचना साल 1601 में की थी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है जैन महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू या जिनदत्त सूरी? तो पुष्पदंत की ये रचना है। पुष्पदंत ने जैन महापुराणों की रचना की है, जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर निराला? तो सही विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के युद्ध और इसके प्रभाव को काव्यात्मक रूप से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कवि बिहारी ने कौन से छंद की रचना की है? कविन, सवय, कुंडलिया या सोरठा? ठीक है। तो सोरठा कवि जो बिहारी के दोहे हैं, जो बिहारी की रचना है सोरठा, उन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। दोहा और सोरठा छंदों की रचना की है। बिहारी की रचनाओं में दोहो छंद की प्रधानता रही है। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई जो है दोहे छंद में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद है सरस्वती पत्रिका का आरंभ कब हुआ था या प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में, 1905 में, 1899 में या फिर 1903 में? तो 1900 में हुआ था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। 1900 में आरंभ हुआ था। यह भारत की पहली हिंदी मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन इलाहाबाद प्रयागराज से इंडियन प्रेस से होता था। कनक कनकते सोगुन मादिकता अधिकाय अलंकार का नाम क्या है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या उपमा? तो यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है जैसे कि कनक कनक, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद च्वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दांत, तालु या ओंठ? तो तालु। च्वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालु होता है। च्वर्ग के वर्ण जैसे च, छ, झ, ये तालु से बोले जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो या कबीरदास? तो अमीर खुसरो इसका सही विकल्प है। खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। उसके बाद बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहा रजत काकी तू बेटी, देखत नहीं ब्रज की खोरी, पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प ए बिहारी, केशव, नंददास या सूरदास? तो सही विकल्प है इसमें से
सूरदास। ये पंक्तियां सूरदास की हैं जो ब्रज के गोवर्धन लीला और कृष्ण भक्ति की रचनाएं करते थे। उसके बाद है भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और विभाग सागर ग्रंथों के रचयिता प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाकार कौन से हैं? विद्यापति, केशव, बाणभट्ट या जयदेव। तो विद्यापति इसका सही विकल्प है, विद्यापति है यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कुंडलिया लिखने के लिए कौन कवि अति विख्यात है? कबीरदास, सूरदास, जायसी या गिरधर कवि राय। तो गिरधर कवि राय जो हैं इन्होंने कुंडलियों के प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में कुंडलिया का ज्यादा प्रयोग किया गया है। जैनेन्द्र के उपन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक। तो ये मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? निर्मला, गोदान, रंगभूमि या झूठा सच। तो विकल्प है झूठा सच। झूठा सच जो रचना है प्रेमचंद की नहीं, यह उपन्यास है और यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है। उसके बाद यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक, सार्वनामिक विशेषण या प्रश्न बोधक। तो गुणवाचक विशेषण का अच्छी क्या कर रहा है? गुण को स्पष्ट कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हुआ। उसके बाद नाटक में चूलिका किसे कहा जाता है? सूत्रधार को, निर्देशक को, एक सूचना को या नायिका को। तो सूत्रधार को चूलिका कहा जाता है जो पर्दे के पीछे से सूचना देता है। एक कंठ विषपाई किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार या हरिऔध। तो सही विकल्प है दुष्यंत कुमार। यह कविता दुष्यंत कुमार की है जो अपनी गजलों और भावनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद साकेत नामक काव्य के नायिका कौन है? सीता, कैकेयी, उर्मिला या विद्यापति। तो उर्मिला। ठीक है, साकेत में उर्मिला के बारे में जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उनके बारे में उनकी पीड़ा को दिखाया गया है, उनके त्याग को दिखाया गया है। उसके बाद आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? विकल्प ए मालती जोशी, मनु भंडारी, चित्रा मुग्दुल या फिर कृष्णा सोबती। तो सही विकल्प है मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी की एक प्रसिद्ध रचना है। परिवार और बच्चों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस रचना में। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसकी भाषा ओजपूर्ण रही है? घनानंद, यहां पर घनानंद है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की कविताओं में ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग इत्याधिक देखने को मिलता है। वीरता और प्रेरणा जो इनकी रचनाओं में भरी पड़ी है। उसके बाद झांसी की रानी उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, जासूसी, तिलस्मी या ऐतिहासिक। तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। झांसी की रानी उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? वृंदालाल वर्मा के द्वारा। और इस उपन्यास में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान मराठा शासित झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है। यह उपन्यास 1857 के विद्रोह की आधुनिक व्याख्या करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटुज किस प्रकार का निबंध है? ललित, हास्य, व्यंग या ऐतिहासिक। तो ये ललित उपन्यास है। कुटुज एक ललित निबंध है जिसमें भावनाओं और काव्यात्मकता का बारीकी से विवरण किया गया है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य प्रतिभा किस कवि से प्रभावित थी? दिनकर जी से, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैथिली शरण गुप्त की मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य प्रतिभा महादेवी वर्मा से भी प्रभावित थी। उसके बाद दोहा छंद का विलोम छंद कौन सा होता है? ककित, चौपाई, सोरठा या रोला। तो सोरठा होता है। दोहा का विलोम होता है सोरठा। दोहे को उल्टा करने पर सोरठा छंद बनता है। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का सही अर्थ क्या है? कम नुकसान, लाभ होना, दोहरा फायदा या फिर लाभ ना हानि। तो दोहरा फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम। उसके बाद इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि कहलाती है? क ख ग या फिर श स श
त द ध यरलव, तो यरलव इसमें से इनको अंश ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्वरों के निकट होती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? कमायनी, सरोज स्मृति, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा था। उसके बाद अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए सूरदास, वल्लभाचार्य, आचार्य विट्ठल या फिर रामानंद। तो अष्टछाप कृष्ण भक्तों का समूह था, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। कृष्ण भक्तों का समूह था, वल्लभाचार्य द्वारा इसकी रचना की गई थी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो विकल्प बी इसमें से सही है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद इनमें से महादेवी की कौन सी रचना नहीं है? अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं जो महादेवी की रचना नहीं है, ये किसकी? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। यह हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इसे भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद नई कविता में किसका अभाव है? प्रतीकात्मकता, छंद और लयात्मकता, अलंकारिता या बिंबात्मकता। तो इसका सही विकल्प है छंद और लयात्मकता। नई कविता में परंपरागत छंद और लयात्मकता का अभाव देखा जाता है। यह कविता के संरचनात्मक तत्वों को छोड़कर गहरी भावना, बिंब और प्रतीकात्मकता की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भाषा का मानक रूप कौन सी बोली है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मराठी? तो खड़ी बोली मानक रूप इसको कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी के मानक रूप को बोला जाता है, जो दिल्ली, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे हिंदी भाषा का आधिकारिक रूप माना जाता है और यही भारतीय संविधान और सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद डॉक्टर गुलाब राय के निबंधों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 7? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विचारात्मक निबंध, व्यक्तिकात्मक निबंध और आलोचनात्मक निबंध। उसके बाद आता है केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियों के कवि का नाम बताएं। रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है केवल मनोरंजन को ही नहीं, कवि को देखना चाहिए, सामाजिक उद्देश्य और उपदेश को भी महत्वपूर्ण माना है। काव्य के जीवन में सत्य और आदर्शों का उद्घाटन होना भी आवश्यक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो सही विकल्प है 3। ठीक है, 3 श्रेणियां हैं। कंठ्य व्यंजन, उसके बाद तालव्य व्यंजन और मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद आता है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सही विकल्प है सन्यासी। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा सन्यासी। ये विकल्प ये सी है। ठीक है, सी विकल्प इसमें से सही विकल्प है। उसके बाद विद्यापति की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी रही है? ब्रज, अवधी, मैथिली या खड़ी बोली? तो मैथिली रही है। ठीक है, कवि विद्यापति ने संस्कृत, अभट्ट और मैथिली भाषा में कविताएं लिखी हैं। और ये अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल? तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल में सिद्ध सामंत काल मतलब कि इन्होंने कहा था 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में काव्य में सिद्धों की वाणी और सामंतों की जो इसमें प्रमुखता रही है। ठीक है, इसलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहा गया है। आगे है कबीर के काव्य ग्रंथ का नाम बताएं। कवितावली, बीजक, दोहावली या साहित्य लहरी? तो बीजक। कबीर के ग्रंथों का नाम है बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर दोहावली और कबीर सागर। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार किसे दिया था? अपने पुत्र को, पत्नी को, केशव और बिहारी को या मतीराम को? तो अपने पुत्र को। चंद्रवरदाई का पुत्र था जलह। ठीक है, जलह जिसे जलहन
के नाम से भी जाना जाता था, ने पृथ्वीराज रासो का अंतिम सर्ग लिखा था। यह सर्ग चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को वर्णन करता है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद आगे या विष्णु प्रभाकर? तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा शतरंज के खिलाड़ी अक्टूबर 1924 में लिखी गई थी। ये माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत राय ने इसी नाम से इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी। सूफी कवियों के काव्य का आधार क्या है? इतिहास, हिंदू लोक कथा, मुस्लिम कथा या पौराणिक? तो हिंदू लोक कथा के माध्यम से सूफी काव्य, जो सूफी संत थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद है, किस उपन्यास की प्रकृति भाषा, रीति रिवाज इत्यादि सभी मिलकर उद्देश्य बन जाते हैं? आत्मकथात्मक, आंचलिक, ऐतिहासिक या आदर्शवादी? तो ऐतिहासिक उपन्यास की प्रकृति भाषा और रीति रिवाज इत्यादि मिलकर उद्देश्य बन जाते हैं। कविवर निराला की पत्नी का नाम क्या था? लोई, तुलसी देवी, महादेवी या मनोहरा देवी? तो विकल्प इसका मनोहरा देवी है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, जो कि रायबरेली जिले के डलमरू के पंडित रामदयाल की बेटी थी और वे सुंदर, शिक्षित थी और उसे संगीत का भी शौक था। किस छायावादी कवि को सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि को सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कोसानी में हुआ था। उसके बाद है, पंत जी की किस कृति पर साहित्य अकादमी ने 5000 का पुरस्कार प्रदान किया था? पल्लव, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद या फिर उच्छ्वास? तो विकल्प है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कवि संग्रह कला और बूढ़ा चांद पर हर साल 1960 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। यह कविता संग्रह काल 1958 में लिखी गई थी। अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको क्या कहा जाता है? आत्मकथा, जीवनी, जीवन की रूपरेखा या संस्मरण? तो उसको आत्मकथा कहा जाता है जब कोई अपना जीवन चरित्र खुद लिखता है। ठीक है। उसके बाद तितली किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर कृष्णा जयशंकर प्रसाद? तो सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना, ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। दूसरा, ये उनका दूसरा उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी इलाहाबाद के भारतीय भंडार में से हुआ था। कवि भूषण ने वीर रस की कविता किस काल में लिखी थी? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो सही विकल्प है रीति काल। भूषण ने रीति काल में वीर रस की कविताएं लिखी थी जो वीरता, प्रेम और भक्ति की भावनाओं से भरी थी। उसके बाद मही पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काला, उपरोक्त पंक्ति किस कवि ने किस राजा को कही थी? चंद्रवरदाई ने पृथ्वी राज को कही, बीरबल ने अकबर को कही, बिहारी ने जयसिंह को कही या फिर भारतेंदु ने बहादुर शाह जफर को कही? तो बिहारी ने जयसिंह को ये पंक्तियां कही थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मीठा, मिठास, मिठाई या मिष्ठान? तो मीठा का भाव होता है मिठास। ठीक है। उसके बाद अपनी कविताओं में किन कविताओं ने अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना और रहस्यवाद का वर्णन किया है? सही विकल्प है कृष्ण भक्ति करने वाले कवियों ने, प्रयोगीवादी कवियों ने, छायावादी कवियों ने या सूफी कवियों ने? सही विकल्प है छायावादी कवियों ने। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में अलौकिक प्रेम और अभिव्यक्ति और रहस्यवाद का वर्णन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा को शुद्ध रहस्यवादी कवि माना है। ठीक है जी। तो ये था हमारा PYQ और आशा करता हूं आपको जो हमने प्रश्न
हमने किए हैं, आपको इनमें से उत्तर याद भी रहेंगे भविष्य में, और ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सहाय होगा, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सहाय होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और आप लोगों के लिए एक सूचना भी है कि हमारा एक ऑनलाइन बैच जो कि 6 जनवरी से चल रहा है, जिसमें हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस मास्टर कैडर हिंदी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फोन नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर संपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमें इस कोर्स में रजिस्टर होना है। ठीक है जी, और फटाफट से इस कोर्स में रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, और इसमें हम साहित्य संबंधित सभी विषयों को बहुत गहनता से और अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको विषय को पढ़ने के बाद नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, और आपको एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं, अभ्यास करवाया जाएगा, तो एमसीक्यूज के माध्यम से करवाया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। प्रश्न पत्र में आने आपको प्रश्न पत्र जो सॉल्व करवाए इसकी पीडीएफ भी आपको उसमें दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स को फटाफट से ज्वाइन करें और अपने मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी अच्छे से करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। स्वस्थ रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।